हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव लेकर आया हूँ आप लोगों के पास सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। आइए ताज़ा तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं और ये सारी खबरें हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। ड्रग ओवरडोज से मौतों की समस्या का हल क्या कनाडा निकाल पाएगा दुनिया जहान की अगर हम बात करें आज, तो शुरुआत करता हूँ इस खबर से। कनाडा में सिंथेटिक ड्रग और ओपियोइड यानी दर्द निवारक दवाइयों का गलत इस्तेमाल और अत्याधिक सेवन या ओवरडोज देश के सामने एक भयंकर समस्या बन चुका है। ऐसे में कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो ने 2 साल पहले सरकार से मांग की थी कि शहर में निजी इस्तेमाल के लिए ड्रग रखने को डीक्रिमिनलाइज किया जाए, यानी इसे अपराध न माना जाए। वही 2024 में केंद्र सरकार ने इस मांग को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। राज्य सरकार ने भी इस योजना को खतरनाक और दिशाहीन करार दिया था। अगर टोरंटो शहर की मांग स्वीकार कर भी ली जाती है तो ऐसा कनाडा में पहली बार नहीं होता, क्योंकि टोरंटो से लगभग 200 मील दूर ब्रिटिश कोलंबिया में प्रयोग के तौर पर ऐसी योजना पहले से लागू है। हालांकि उसका दायरा घटा दिया गया है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कनाडा अपनी ड्रग ओवरडोज की समस्या का हल निकाल पाएगा। ओवरडोज से मौतों की संख्या में बढ़ोतरी। ओटावा में कैनेडियन सेंटर ऑन सब्सटेंस यूज एंड एडिक्शन के प्रमुख डॉक्टर अलेक्जेंडर कोडरेला का कहना है कि कनाडा में ओपियोइड ड्रग ओवरडोज की समस्या वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर है। मौजूदा समस्या बड़े पैमाने पर ऑक्सीकोटीन जैसे सिंथेटिक ओपियोइड की ज़रूरत से ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन की वजह से खड़ी हुई है, जिसके चलते इनकी मांग बढ़ गई है। सिंथेटिक ओपियोइड एक ऐसा पदार्थ है जिसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है, मगर इससे वही असर होता है जो हेरोइन जैसे ओपियोइड से होता है। डॉक्टर कोडरेला बताते हैं कि फेंटानिल जैसी सिंथेटिक ओपियोइड का इस्तेमाल दर्द निवारक दवा के तौर पर कैंसर जैसी बीमारी के दर्द को कम करने या ऑपरेशन के दौरान किया जाता है, और ये प्राकृतिक ओपियोइड से हजारों गुना अधिक तेज या ताकतवर होते हैं। जैसे जैसे सिंथेटिक ओपियोइड की मांग बढ़ने लगी है, उनकी दवा के तौर पर इस्तेमाल करने पर नियंत्रण लगा दिया गया है, लेकिन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनियंत्रित या अवैध सप्लायर बाजार में आ गए हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर कोडरेला का कहना है कि फेंटानिल जैसे सिंथेटिक ओपियोइड को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बहुत सस्ती है और आसानी से उपलब्ध है। लोग बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके आसानी से उपलब्ध होने से समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। एक बड़ी समस्या ये भी है कि कई बार हेरोइन और दूसरे ड्रग्स में सिंथेटिक ओपियोइड की मिलावट की जाती है। डॉक्टर कोडरेला बताते हैं कि देखने में और स्वाद में दूसरे ड्रग्स जैसे ही होते हैं, लेकिन इसका असर हजारों गुना अधिक होता है। और कई बार जो लोग प्राकृतिक ड्रग्स समझकर जिसका सेवन कर रहे होते हैं वो दरअसल फेंटानिल होता है। पिछले कई सालों से कनाडा में ओवरडोज के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पेचीदा समस्या। डॉक्टर कोडरेला ने कहा कि 2015 से ओवरडोज के कारण होने वाली मौतों में बड़ी वृद्धि हुई है। कुछ दशकों पहले ओवरडोज से सालाना 100-200 मौतें असाधारण बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब ओवरडोज से सालाना 8 से 10 हज़ार लोग मर रहे हैं। इसमें महिला, पुरुष और हर उम्र के लोग शामिल हैं। फिलहाल कनाडा में 14 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में ड्रग ओवरडोज लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इसका आर्थिक पहलू ये है कि ड्रग और नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान की वजह से एक औसत कनाडाई व्यक्ति को सालाना लगभग $1300 का नुकसान होता है। इस समस्या से निपटने में एक बड़ी मुश्किल ये है कि समाज के डर से नशे की लत का शिकार हो चुके लोग सहायता के लिए सामने नहीं आना चाहते। कनाडा की आबादी लगभग 4 करोड़ है। डॉक्टर कोडरेला कहते हैं कि सिंथेटिक ड्रग की लत और ओवरडोज की समस्या पूरे देश में है, मगर इस समस्या को लेकर ज्यादा ध्यान बड़े शहरों पर जाता है, जबकि ओवरडोज के कारण होने वाली मृत्यु दर छोटे शहरों और कस्बों में अधिक है। और ये एक पेचीदा समस्या है। पायलट प्रोजेक्ट। वैंकूवर में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी के एसोसिएट प्रोफेसर कैनेडी स्टीवर्ट कहते हैं कि वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी लगभग 7.5 लाख है। बंदरगाह वाले सभी शहरों की तरह यहाँ भी ड्रग्स की समस्या हमेशा ही रही है। यहाँ विविध समुदाय के लोग हैं। यहाँ की 30% आबादी चीनी मूल के लोगों की है। साथ ही दक्षिण एशियाई और फिलीपींस के लोग भी शामिल हैं, मगर स्थानीय मूल के लोगों की आबादी यहाँ 3% है। ये समुदाय ड्रग्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कैनेडी स्टीवर्ट पहले वैंकूवर के मेयर रह चुके हैं। वो कहते हैं कि वैंकूवर में ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए हमेशा ही नई सोच का इस्तेमाल किया गया है। वो कहते हैं कि 2003 में वहाँ प्रशासन की निगरानी में ड्रग्स के सेवन के लिए केंद्र बनाए गए थे। इसलिए ड्रग्स के सेवन को डिक्रिमिनलाइज करने के लिए यहाँ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, जिसे पुलिस और स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन भी मिला था। कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि पुलिस क्यों ड्रग्स के सेवन और निजी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की मांग कर रही थी। कैनेडी स्टीवर्ट ने कहा कि शहर के मुख्य जिले में ऐसे कई होटल हैं जहाँ सिर्फ सिंगल रूम किराए पर दिए जाते हैं, जिसमें खास सुविधाएं नहीं होती, और वहाँ शेयर्ड बाथरूम होते हैं। ड्रग्स का सेवन करने वाले कई लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ ड्रग्स के ओवरडोज के मामले अक्सर सामने आते थे। उस समय वैंकूवर के पुलिस प्रमुख एक प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने अनौपचारिक तौर पर पुलिसकर्मियों से कहा था कि वो ड्रग्स का सेवन कर रहे लोगों को गिरफ्तार न करें
उन्होंने देश के दूसरे शहरों के पुलिस प्रमुखों के साथ मिलकर ड्रग्स के इस्तेमाल को डीक्रिमिनलाइज करने के प्रयास किए थे। दरअसल हम ड्रग्स के सेवन के अपराध नहीं बल्कि स्वास्थ्य समस्या की तरह देखते हैं। जब मैं 2018 से 2022 के बीच वैंकूवर का मेयर था तो मैंने ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़े लोगों की बात ध्यान से सुनी और ड्रग्स के सेवन को डीक्रिमिनलाइज करने का फैसला किया। 2016 में कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया ने ड्रग ओवरडोज से मृत्यु दर में आई बड़ी वृद्धि के चलते राज्य में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था। कैनेडी स्टीवर्ट ने कहा था कि जब मैं 2018 में वैंकूवर का मेयर चुना गया था उस समय वहाँ ड्रग्स के इस्तेमाल के कारण प्रतिदिन एक व्यक्ति की मौत होती थी, लेकिन 2020 में कोविड महामारी के बाद शहर में ड्रग्स से संबंधित मौतों में भारी वृद्धि हो गई थी, क्योंकि सड़कों पर मिलने वाली 95% हेरोइन और कोकीन में फेंटानिल जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की मिलावट होने लगी थी। लोग समझते थे कि वो कोकीन या हीरोइन का सेवन कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उससे कहीं ज्यादा तेज ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। इस वजह से ओवरडोज की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इसलिए हमने ड्रग्स संबंधी नीतियों में सुधार करने का सोचा। मुझे गलतफहमी नहीं थी कि इससे एकदम से ड्रग्स के ओवरडोज की समस्या समाप्त हो जाएगी। हम जानते थे कि नीति में सुधार एक छोटा कदम है, हमारा उद्देश्य गिरफ्तारी और मृत्यु दर को कम करना था। कैनेडी स्टीवर्ट कहते हैं कि वैंकूवर शहर और ब्रिटिश कोलंबिया राज्य सरकार ने ड्रग्स संबंधी केंद्रीय सरकार के कानून से खुद को बाहर रखने के लिए आवेदन दिया था, जिसे 2022 में मंजूर कर दिया गया और 2023 से ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज करने की नीति लागू हो गई। ब्रिटिश कोलंबिया की आबादी तकरीबन 50 लाख है। इस नीति के तहत 3 साल के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार राज्य में रहने वाले व्यक्ति कानूनी तौर पर 2.5 ग्राम कोकीन, हेरोइन या फेंटानिल रख सकते हैं, लेकिन ड्रग्स की तस्करी करने वालों और बेचने वालों को गिरफ्तार किया जा सकता है। उड़वे के बाद 2018 में ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब है कि शराब की तरह आप उसका सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन हेरोइन और फेंटानिल जैसे ड्रग्स का उत्पादन तब भी अपराध ही रहेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के विरोधियों ने एक गैर जिम्मेदाराना प्रयोग इसको करार देते हुए कहा कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। इस साल ब्रिटिश कोलंबिया राज्य ने इस नीति में परिवर्तन करके तय किया कि केवल निजी स्थानों पर ही लोग ड्रग्स का सेवन कर सकते हैं या उसे साथ रख सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर इसका सेवन और इसे रखना अपराध बना जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया का ये पायलट प्रोजेक्ट जनवरी 2026 तक चलेगा, मगर ऐसा प्रयोग करने वाली ये पहली सरकार नहीं है। यूरोप में एस्टोनिशिया ने लगभग बीते सालों से ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज कर रखा है। दूसरा उपाय, एस्टोनिया की सेंटर फॉर हेल्थ प्रमोशन की प्रमुख एलियाना कोर्बाटोवा कहती हैं कि एस्टोनिया सिंथेटिक ओपियोइड के दुरुपयोग और ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए अमेरिका और कनाडा के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है। एस्टोनिया में पिछले लगभग 25 सालों से ड्रग्स की समस्या रही है। काफी हद तक इसका संबंध देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से भी रहा है। 1991 में एस्टोनिया सोवियत संघ से अलग हो गया और उसने नए सिरे से अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण शुरू किया था। एलियोना कोर्बाटोवा ने कहा है कि इससे पहले एस्टोनिया के सभी उद्योग सोवियत संघ की जरूरतों के अनुसार काम करते थे। देश में बेरोजगारी थी, साथ ही देश में ड्रग्स की तस्करी होने लगी थी। 90 के दशक के अंत में एस्टोनिया में ज्यादातर हेरोइन और अफीम पहुंचती थी, लेकिन जल्द ही ओपियोइड्स ने इस बाजार में अपनी जगह बना ली। उसी समय के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान ने अफीम की खेती पर रोक लगा दी थी। अफीम से ही हेरोइन बनाई जाती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की किल्लत पैदा हो गई थी। इसकी जगह जल्द ही फेंटानिल ने ले ली थी, मगर 2017 में एस्टोनिया ने देश में छापे मारकर फेंटानिल बनाने वाली 2 बड़ी लैबोरेटरियों को बंद कर दिया था। एलियोना कोर्बाटोवा कहती है कि इसी के साथ एस्टोनिया सरकार ने लोगों में ओपियोइड की लत पर रोक लगाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए, जिससे ड्रग ओवरडोज से मौत के मामले काफी कम हो गए। लेकिन जल्दी ही नए ओपियोइड बाजार में आने लगे और 2021 के बाद से ओवरडोज से मौतों में वृद्धि होने लगी। एस्टोनिया ने लगभग 20 साल पहले ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। इसका क्या मतलब है? एलियोना कोर्बाटोवा ने जवाब दिया, एस्टोनिया में अवैध ड्रग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है। ड्रग्स के इस्तेमाल को पूरी तरह डीक्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। अगर लोग निजी जीवन के लिए छोटी मात्रा में ड्रग्स रखते हैं तो उन्हें जेल नहीं होती है, बल्कि जुर्माना भरना पड़ता है। चूंकि ड्रग्स संबंधी कानून तोड़ने वालों को जेल नहीं होती, इसलिए वो सहायता के लिए खुद सामने आते हैं और उन्हें सजा देने समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हम उनकी लत को छुड़वाने के लिए उनकी काउंसलिंग करते हैं और स्वास्थ्य सेवाएं उनको उपलब्ध करवाते हैं। ड्रग टेस्ट, उधर कनाडा को अभी तय करना है कि ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए उनके पास कौन सा रास्ता है और उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। न्यूफाउंडलैंड की मेमोरियल यूनिवर्सिटी में जन स्वास्थ्य की सहायक प्रोफेसर जिलियन
कोला कहती है कि कनाडा में ड्रग्स संबंधी नीति को लेकर असमंजस है। मुझे लगता है कि इन कानूनों को समान तरीके से लागू नहीं किया जाता। रईस श्वेत लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। पुलिस कार्रवाई का निशाना ज्यादातर गरीब और बेघर लोग होते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया सरकार के ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज करने की नीति में बदलाव करने के फैसले से कई लोग निराश हैं। नई नीति के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर ड्रग्स रखना या उसका सेवन करना अपराध है। जिलियन कोला ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरह से सरकार की नीति ये कहती है कि आप ड्रग्स का सेवन छिप कर करें। ये बड़ी समस्या है क्योंकि छिपा कर ड्रग्स का सेवन ओवरडोज का एक बड़ा कारण है। मिसाल के तौर पर ओटेरियो में ओवरडोज से मरने वाले 75% लोग अकेले अपने घर में मरते हैं। हमें नीतियां बनाते समय स्पष्ट तरीके से सोचना चाहिए कि ड्रग डिक्रिमिनलाइजेशन का अर्थ ये है कि हम पुलिस को ड्रग इस्तेमाल करने वालों के जीवन से बाहर रखें। इसका उद्देश्य ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों को रोकना है, क्योंकि कोई अकेले अपने घर में ओवरडोज का शिकार हो जाए तो वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। जिलियन कोला ये भी कहती है कि सार्वजनिक स्थानों पर ड्रग्स का सेवन रोकने का समर्थन करने वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कनाडा के जिन राज्यों में ड्रग्स को डिक्रिमिनलाइज नहीं किया गया वहां भी सार्वजनिक स्थान पर ड्रग्स के सेवन के मामले बढ़े हैं। इस दौरान बाजार में नए तेज और शक्तिशाली अवैध ओपियोइड की भरमार जारी है। जिलियन कोला ने कहा है कि नीटिजेन और साइलेजीन जैसे नए ड्रग्स बाजार में आ रहे हैं। हमें अपनी नीतियों के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि लोगों को गिरफ्तार करने से तो समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उल्टे तस्करों को ऐसे सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि बहुत छोटी मात्रा में सेवन करने पर भी भारी नशा देते हैं। इन सिंथेटिक ड्रग्स को आसानी से छोटी मात्रा में ले जाया जा सकता है। तो क्या कनाडा अपनी ड्रग ओवरडोज की समस्या का हल निकाल पाएगा? ड्रग्स के सेवन और लत के कई कारण होते हैं और ये एक पेचीदा समस्या। बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। धन्यवाद।